लिखने को दिया था? यही बोला था, और फॉरेक्स रिजर्व बोला था ना, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे देश में कितना है? कितना है? कितना है लिख के लाए? कितना? 600 कुछ बिलियन डॉलर होगा क्या? 594 अच्छा, कब का होगा? मार्च का, 31 मार्च तक का डाटा होगा ना इसमें? इस अच्छा, पिछले हफ्ते का डाटा है। ये लिख के आया था कि टोटल मुद्रा भंडार जो है, हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार तो देखिए वो 7.27 अरब डॉलर से घटकर हाँ 594.89 अरब डॉलर। ओके, 594 लगभग ना, आसपास उसी के अप्रोक्सीमेट फॉरेक्स रिजर्व। हाँ 645 अरब ना, गुड। अब पता चल गया ना इसमें क्या क्या शामिल है, ये तो पता ही आप लोगों को। मुद्रा भंडार है चीन है, इंडिया जो है वो 6th रैंक। ठीक है। और आप लोगों ने आयातित वस्तुएं और निर्यातित वस्तुएं लिखा 5-5, क्या क्या लिखा बताओ? आयात में ना, हाँ पहला, ठीक है। अच्छा है, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, ओके। और उसमें निर्यात में तैयार वस्त्र, अच्छा। और है निर्यात तो सबसे ज्यादा चावल। निर्यात में क्या टॉपर पे? सबसे ज्यादा निर्यात की पहली वस्तु क्या है? नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स जो यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, वो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं रिफाइंड ऑयल और चीजें, रिफाइनरी वाली, रिफाइनरीज होने के बाद वो देखोगे लिखा होगा, गूगल करो फिर से लिख के लाना 5, इतना वर्क तो करो, गूगल तो करना आता है ना सबको। तो क्वेश्चन लिख लो सब लोग, 5 सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली 5 वस्तुओं के नाम। पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन? निर्यात का मतलब पता है सबको? जो देश से बाहर भेजा जाता है उसको निर्यात कहते हैं, जो बाहर से देश में लाया जाता है उसे कहते हैं आयात। तो हमें किसका करना है? 5 वस्तुएं। 5 कौन सी वस्तुएं सबसे ज्यादा देश अपना निर्यात करता है? 1 2 3 4 5 लिख के लाना, ठीक है। तो कल हम एक्चुअली में पढ़ा रहे थे विदेशी निवेश, ठीक है। विदेशी निवेश में हमने 4 टाइप्स बताए थे उसमें, ठीक है। अब चारों टाइप्स को यहीं रुको, और इसी बीओपी क्राइसिस में आपने जब करेंसी पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, अब यहां एक टर्म आता है बीच बीच में होती रहती, करेंसी वार। करेंसी वार, मुद्रा युद्ध। तो मुद्रा युद्ध क्या होगी? जो भी बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको समझ में आएगी चीजें। एक्चुअली में जब हमारी करेंसी का 2-3 तरह के, 4 तरह के टर्म हमने बताए थे। एक तो मार्केट के बेसिस पे क्या होता है, करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है, डिमांड और सप्लाई, मार्केट के बेसिस पे करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है ना हमारी। अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, ये पढ़ा था टर्म। एप्रिसिएशन मतलब रुपए की वैल्यू ऊपर बढ़ना, डिप्रिसिएशन घटना रुपए की वैल्यू कंपैरिजन में विदेशी मुद्रा के। और उसी तरह रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन सरकार जब खुद से करती है, तो इसमें करेंसी वार सिचुएशंस कब स्टार्ट होती है? करेंसी वार सिचुएशंस तब होगी जब गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंटें मार्केट के बेसिस पे ना गवर्न होके खुद से मैनिपुलेट करने लगे अपनी करेंसियां, अपनी करेंसी की वैल्यू खुद से बढ़ाने और घटाने लगे। तो यहां पे स्टार्ट होती है करेंसी वार। 2018 में ऐसी सिचुएशन हुई थी। चाइना ने क्या किया, अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट किया, अपनी करेंसी को।
करेंसी की वैल्यू क्या किया उसने, गिरा दिया। अब चाइना की एक्चुअली में करेंसी क्या होती है, रेनमिनबी, रेनमिनबी या चाइनीज युआन कहते हैं उसको, चाइनीज युआन कहते हैं। तो अगर $1 इक्वल्स टू यही बगल में बैठे हैं, उनको देखे हो, इसमें स्याही डाल दें दोनों में। करेंसी मतलब फॉरेन करेंसियां जो हो गई, जैसे आपका डोमेस्टिक करेंसी घरेलू मुद्रा क्या है आपकी, रुपया है। घरेलू मुद्रा आप लोग कई बार सुनते होंगे, जैसे नए बच्चे भी हैं इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं जो बाद में पढ़ाए हैं कुछ चीजें। तो रुपए की वैल्यू कई बार सुनते हैं क्या, $1 बराबर 80 रुपए हो गया है, $1 बराबर 70 रुपए हो गया है, या 100 रुपए हो जाए, या 50 रुपए से बढ़ के 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए हो जाए। तो इस तरह की जो वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू घट रही है ना यहाँ पे। तो इस तरह एक तो मार्केट के फोर्स पे डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति के आधार पे जब इसमें करेंसी की वैल्यू में गिरावट हो तो उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, मतलब ह्रास, और अप्रिसिएशन मतलब करते हैं बढ़ोतरी, मुद्रा में वृद्धि। लेकिन जब यही सरकार अपने आप करने लगे, सरकार अपने आप करती है, डिवैल्यूएट करेगी या करेंसी को रिवैल्यूएट करेगी, मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ा दे या करेंसी की वैल्यू घटा दे, तो ये यहां पे हो जाएगा करेंसी वार। क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन इरा में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन इरा में जब जी रहे हैं, वैश्वीकरण का इरा है ना ये, वैश्वीकरण के इरा में 2018 में चाइना ने क्या किया, अपने वैल्यू, रुपए की वैल्यू क्या किया, वो उनकी जो करेंसी है चाइनीज युआन, उसको क्या किया उन्होंने, गिरा दिया। जब उन्होंने गिरा दिया अपने रुपए की वैल्यू, तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। पुराने बच्चे सबको पता तो है, नए बच्चों को मान लिया नहीं पता चल पा रहा है, पुराने बच्चों को पता चल रहा है ना, तो बोलो ना, एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं, निर्यात बढ़ेगा ना, और इंपोर्ट महंगा होगा। नए बच्चे कैसे महंगा होगा, जब आपके $1 बराबर अगर 80 रुपए हो जाए, 70 से 80, तो निर्यात करना महंगा होगा ना। आप सामान बाहर से जब निर्यात करेंगे तो उनको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अभी $1 बराबर 50 रुपए हो तो निर्यात में पैसा कम लगेगा ना। इससे अच्छा अगर हम आयात में पैसा ज्यादा लगेगा। अगर हम निर्यात करने लग जाएं तो हमारे पास क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। तो पैसे की वैल्यू कम होने पे निर्यात करना ज्यादा अच्छा है ना, निर्यात बढ़ जाएगा। तो चाइना ने क्या किया, अपनी वैल्यू डिवैल्यूएट करके, अपनी वैल्यू को गिरा के इन्होंने क्या कर दिया, निर्यात ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपनी इकोनॉमी बनाने की कोशिश की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब इससे इनके यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज्यादा है, अब इनके यहां आयात महंगा हो गया, तो क्या किया इन्होंने, आयात का कंपटीशन और इनके यहां जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहे थे, दोनों में बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो ये क्या हो गया, ट्रेड को एक्चुअली में डिस्टॉर्ट कर दिया। मतलब जो अदर कंट्रियों से आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इंडिया से कोई चीज प्रोडक्ट वहां मंगाना महंगा हो गया, तब इंडिया से कोई चीज क्यों मंगाएगा, जबकि वो अपने यहाँ के सामान हमारे यहाँ भेज रहे हैं। ये तो एक्चुअली में डिस्पैरिटी हो गया ना। आप हमारे यहाँ सामान खरीदना महंगा करवा लिए और अपने यहाँ का सामान हमारे यहाँ भेज रहे हैं सस्ते में, तो ये तो गलत हुआ ना ट्रेड की पॉलिसी के अगेंस्ट। ट्रेड की पॉलिसी में दोनों जगह समान होने चाहिए ना रूल्स में जब दिक्कत आ रही है तो ये क्या स्टार्ट हो गया, करेंसी वार। हाँ अच्छा, इधर से खुलेगी।
तो क्या हो गया यहाँ पे, अब इसके बाद जब चाइना ने चालू किया तो यूएस क्या करता है, यूएस किया अपनी टाइट मनी पॉलिसी अपना लिया। अब टाइट मनी पॉलिसी आपने आरबीआई में पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में। टाइट मनी पॉलिसी एक्चुअली में क्या किया, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट जैसे कहते हैं अपने यहां ना। जब रेपो रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट एक टर्म होता है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, जिससे आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है, जैसे वैसे वहां का यूएस का फेडरल रिजर्व डॉलर देता है। जब मार्केट में उसे पैसा ज्यादा फ्लो कराना हो तो उसका रेट क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम कर, ब्याज दर कम हो तो आप लोन ज्यादा लेंगे ना, ब्याज दर ज्यादा हो तो लोन कम लेंगे। अब वो क्या करेगा, ब्याज दर बढ़ा देगा। जब ब्याज दर बढ़ा देगा वहां का इंटरेस्ट रेट, एक तरह से उसको टर्म कहते हैं इकोनॉमी में रेपो रेट, या वहां के टर्म में अलग होगा। अब वहां के एक्चुअली में फेडरल बैंक रिजर्व ने क्या किया, लोन लेने की दर को क्या किया, बढ़ा दिया। लोन लेने की दर जब बढ़ा दिया तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम हो गई, डॉलर की सप्लाई घट गई ना ओवरऑल मार्केट से, पूरे विश्व के। जब विश्व के मार्केट में वो इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है और उसकी अगर सप्लाई घट गई तो यहां पे सबके सभी और कंट्रियों की जो करेंसी की वैल्यू है और गिर गई, और गिर गई ना। अब हर करेंसी, हर कंट्री की इकोनॉमी पे फर्क पड़ना चालू। एक तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जगह लोग जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू गिराए पड़े हैं, और हमारे यहां इंपोर्ट करना और महंगा होता जा रहा है। और इसमें फायदा किसका हो रहा है, इन दो ट्रेड वार में जुटी हुई कंपनियों का, कंट्रियों का। तो एक तरह से करेंसी ट्रेड वार हो गया ना, करेंसी को मैनिपुलेशन करके क्या चला, व्यापार युद्ध। जब इस तरह की इकोनॉमी में एक्चुअली वार चलेगा तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जॉब जल्दी क्रिएट नहीं होंगी, गरीबी दूर होगी क्या, समस्याएं बढ़ जाएंगी ना। अब जितने लिंकेजेस आपके सोशल फैक्टर हैं, क्या उन पे काम हो पाएगा, नहीं काम हो पाएगा ना। ट्रेड करना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ना चालू हो जाएगा। तो ये ट्रेड वार का सिनेरियो में भी एक तरह का वर्ल्ड लेवल पे प्ले होता है। कहानी समझ में आई 2018 वाली है कि ट्रेड वार आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी में, आप सुनते हैं न्यूज़पेपर में, तो क्या होता है, कैसे हुआ ट्रेड वार, करेंसी की वैल्यू अपनी गिरा के। जब आप लोग पूछ रहे थे करेंसी की वैल्यू क्यों गिराएगा, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे क्लास में, करेंसी की वैल्यू, ये होता है, ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। तो इस तरह की चीजें, अब यूएस रिवर्स खेल गया कि वो अपने डॉलर को संचित मतलब कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब इस तरह डॉलर की सप्लाई को बाधित कर, मतलब फ्लो बढ़ाना घटाना, या घटा देते हैं फ्लो, तो इसको एक टर्म कहते हैं टैपरिंग, फेड टैपरिंग। फेड टैपरिंग ये टर्म आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। करेंसी की वैल्यू क्या किया उन्होंने, कंट्रोल कर लिया, फ्लो कंट्रोल कर लिया, तो क्या हो गया, रुपए की वैल्यू, उन्होंने डॉलर की वैल्यू को कंट्रोल कर लिया, फ्लो, तो रुपए की वैल्यू और गिर जाएगी अपनी ना। उसका फर्क पड़ा ना यहाँ पे, क्योंकि डिमांड में डॉलर अगर है, डॉलर ज्यादा मतलब डॉलर अवेलेबल नहीं हो रहा है और रुपया अवेलेबल, तो रुपए की वैल्यू गिर जाएगी आपकी। जो बच्चे नए आए हैं, अभी पहला दिन है, आप लोग कुछ चीजें वीडियो से देखिए, ठीक है। और कितने बच्चे नए हैं, हाथ उठाइए जरा, काफी संख्या बच्चों के लिए, ठीक है। कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, जो जनरल चीजें बोली जाएंगी, कुछ चीजें जो नए टर्म बोले जा रहे हैं, लिंक कराया जा रहा है, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से जब चीजें पढ़ाई गई तो उसमें कभी काफी चीजें आपकी मिस हो गई हैं। 1 महीने से लगभग क्लास चल रही है ना, तो फेड टैपरिंग, वही डॉलर का वैल्यू मार्केट से खिंच जाना, उसे ही एक्चुअली उस प्रोसेस को फेड टैपरिंग कहते हैं। तो उसमें आपका जो छूटा हुआ है सब्जेक्ट के, तो आप लोगों को बुक बता दी जा रही है, ठीक है। साथ में आप लोग वीडियो लेक्चर पीलीभीत अभ्युदय करके है, उस पे सारे वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं,
आप वहां से देखिएगा, और आपको उसके बाद भी समस्या होती है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसे रिवीजन क्लास अगर मुझे टाइम मिला तो एक्स्ट्रा क्लास लेके रिवीजन क्लास करके हम आप लोगों को कवर करा देंगे, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे तब, मैं वो मेहनत तब करूंगा जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग किताबें लिख लो, किताबें कौन कौन सी आपको पढ़नी है। देखिए, एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, अलेवेंथ क्लास के इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, उसका क्या नाम क्या है, फुल फॉर्म? वो तो 12th वाली है, 11th वाली सीधे 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 आर्थिक विकास की अवधारणा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करके एनसीईआरटी है। क्या बात कर रहे हो, 11th वाली कौन सी बुक है यार, डेवलपमेंट करके है, 11th में एक ही बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये पहली 11th वाली एनसीईआरटी है। उसके बाद एक 12th में एनसीईआरटी है, 12th में 2 एनसीईआरटी हैं, ठीक है। उसमें समष्टि वाली लेनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि वाली लेनी है, समष्टि वाली लेनी है, ठीक है। अब 11th वाली पूरी पढ़नी है एक तरफ से, और 12th वाली में पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर है उसमें, 11th में एक है, अभी एक है 11th में, 11th में एक एनसीईआरटी सिर्फ, ठीक है। लिख लो 12th वाली समष्टि में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे जरा वो देना इंडेक्स उसका, 12th वाली का लिखवाया था चैप्टर, लिखी हो ना, बोल दो कौन कौन सा चैप्टर बोला था चरण। अच्छा हमें हेड वो दिखाओ जी, 12th में जो है तो राष्ट्रीय है, दूसरा चैप्टर है, दूसरा है, तीसरा है, 5वां है, 6वां, 2 3 5 6 ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं समष्टि वाले से। अब इसके बाद आप लोग हिंदी में अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी में रमेश सिंह भी अच्छी है और संजीव वर्मा भी, कोई भी एक किताब ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सारे टॉपिक एक्चुअली में इसमें कवर नहीं है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए है, आप 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। उसके बाद आपको पढ़ना है क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर्स विद एक्सप्लेनेशन, किसकी, घटना चक्र पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन, आर्थिक अर्थव्यवस्था की घटना चक्र पूर्वालोकन किसकी लेनी है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की घटना चक्र पूर्वालोकन लेनी है। अब देखिए आप लोगों का पढ़ने का सीरीज क्या रहेगा, पहले 11th वाली पढ़िएगा, आपको इंटरेस्ट आएगी, ओवरऑल इकोनॉमी समझ में आएगी, बहुत आसान शब्दों में लिखी है 11th वाली एनसीईआरटी। उसके बाद जब 12th वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप लोग, तो आप लोग वीडियो लेक्चर साथ में देखिएगा, तब उसके बाद 12th वाली साथ में पढ़िएगा। जहां समझ में ना आए आप ओपन में पूछने के लिए, यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए पूछ लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है। उसके बाद आप साथ में घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में दिए हुए हैं, तो चैप्टर वाइज आप जब उसे करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे तो वापस पढ़िए, फिर आइए और इसके एक्सप्लेनेशन देखिए।
तो आपको चीजें क्या होंगी, याद हो जाएंगी और समझ बढ़ जाएगी। जहां समझ में ना आए वहां टीचर अवेलेबल है, लेकिन आपको ये मेहनत अपनी तरफ से थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही हैं आगे की चल ही रही हैं। बीच बीच में जहां जिसको दिक्कत होंगी, नो डाउट, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं वो लास्ट के चैप्टर्स में बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं। सभी चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं। जब आप इंटरलिंकिंग पढ़ते हैं, जब चीजें आप पढ़े आते हैं सीरीज से, तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। लेकिन जो समस्याएं आएगी, जहां जिसको दिक्कत आती, हाथ उठा देना, हम थोड़ी मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आप ये सब पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है, डेली बेसिस पे। कहीं कोई डाउट किसी को? और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये करना ही है, ठीक। कौन कह रहा है? वो आकाश वो ठीक, राकेश सर कह रहे थे, बोलो ठीक है, ठीक है, हाँ खींच लो। एक क्वेश्चन लिखो, नहीं अभी करना है, हाँ लिखो, जो पुराने आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ क्या, एक बार इंग्लिश किसी करेंसी की वैल्यू, किसी करेंसी का मूल्य अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिसाइड किया जाता है। किसी करेंसी, करेंसी तो समझ में आ रही ना, किसी करेंसी की मूल्य अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिसाइड किया जाता है। अब पॉइंट लिखो, पहला वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, दूसरा वस्तुओं और सेवाओं की मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग प्रोवाइड उपलब्ध कराई जाती किसी कंट्री के द्वारा। वस्तुओं और सेवाओं की मांग के लिए किसी कंट्री द्वारा, एक्चुअली में यार, किसी कंट्री द्वारा कितनी मांग है वस्तुओं और सेवाओं की, ठीक है, ये उसके बेसिस पे। तीसरा पॉइंट, किसी कंट्री की सरकार की स्थिरता कितनी है, किसी सरकार की स्थिरता कितनी है, किसी कंट्री के सरकार की स्थिरता कितनी है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री, स्थिरता कितनी है। चौथा, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था की क्षमता कितनी है, किसी अर्थव्यवस्था क्षमता, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था की क्षमता। अब ऑप्शंस लिखो, कौन कौन से सही होंगे, लिखो ऑप्शंस। ए में 1 2 3 4, बी में 2 3, सी में 3 4, डी में 1 4।
ए में 1 2 3 4, बी में 2 3, सी में 3 4, डी में 1 4। अब इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं, लिख लो। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाई, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाई, पहला द वर्ल्ड बैंक, सेकेंड डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड, थर्ड स्टेबिलिटी, लिख रही हो, डिमांड फॉर द गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री, चौथा इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। जिससे भी पूछेंगे, देखो नए बच्चे तो लगभग अभी इम्यूनिटी उनको मिली हुई है कि उन्हें ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। बट पुराने बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं, जो आ रहे हैं बीच बीच में भी, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आंसर करेंगे, ठीक है। जिससे भी हम पूछेंगे वो विद रीजन बताएगा। अगर आंसर बताना है तो विद रीजन बताना, तभी तो जस्टिफाई होगा कि आपको आता है। अदरवाइज पड़ोस वाले से नकल करके भी तो बता सकते हैं। क्या हुआ? अगला टॉपिक लिखो, डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई और एफपीआई में अंतर। एफडीआई और एफपीआई कल लिखे थे ना, 4 टाइप। और एफपीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में अंतर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो में अंतर। एफडीआई में पहला पॉइंट लिखोगे, इसमें मशीनरी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, असेट, इन सब में लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमम ये ट्राई किया जाता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ज्यादातर, ऐसा नहीं कि इसमें स्टॉक में नहीं कर सकते, कर सकते हैं इसमें भी, बट मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट लाइक पूंजीगत निवेश में, बड़ी मशीनों में। पूंजीगत निवेश मतलब कैपिटल, पूंजीगत निवेश, बड़ी मशीनों, इन सब में जो निवेश होता है वो ज्यादातर एफडीआई के तहत होता है। एफपीआई में स्टॉक्स, शेयर, स्टॉक्स को हिंदी में भी स्टॉक ही कहते हैं ज्यादातर, कोई ऐसा एग्जैक्ट टर्म नहीं है। ये भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है एफपीआई, लेकिन इसमें स्टॉक्स, शेयर, इस सब में स्टॉक्स हो गया, शेयर हो गया। शेयर मार्केट पढ़ते होगे ना, तो वहां जो सिक्योरिटी होती है एक तरह की, एक्चुअली में कई शेयर के मूल्य स्टॉक्स कहलाते हैं। अभी जब सेकेंडरी मार्केट हम पढ़ाएंगे तो उसमें डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है। इस सब में जो इन्वेस्ट करते हैं एफपीआई में, बताओ। एफपीआई में शेयर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बस इतना लिख लो, शेयर और स्टॉक्स। शेयर और स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वो एफपीआई के थ्रू, और इसमें पूंजीगत निवेश हो गया। चरण, क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा वाला सही होगा ए बी सी डी में? अगला पॉइंट एफडीआई में लिखोगे, इसमें जो निवेशक होता है उसको ओनरशिप
और प्रबंधन दोनों अधिकार मिल जाते हैं। ओनरशिप मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ओनरशिप तो समझ रहे होंगे ना, ओनर। ओनरशिप और प्रबंधन दोनों अधिकार मिलते हैं। जबकि एफपीआई में लिखना, पोर्टफोलियो वाले में ओनरशिप अधिकार तो मिलता है लेकिन प्रबंधन अधिकार नहीं मिलता है निवेशक को। गर्मी हो रही है। शरण, कौन सा ऑप्शन सही बेटा? पीछे खिड़की खोल लो सब लोग, धूप आएगी। क्या हुआ, नहीं आ रहा है? शिवांशी आंसर बताओ। आंसर बी 2 और 3 हैं? आंसर 2 और 3 ओके। शिवांगी आंसर क्या है? कौन सा आंसर सही होगा बेटा? सी होगा। सी होगा? स्थिरता और क्या होगा? कौन सा? सर किसी कंट्री की सरकार की स्थिरता और उसकी इकोनॉमी मतलब 3 4 शायद। अच्छा ठीक है, तुम 2 3। आप सर ए। ए? सर वैसे तो मुझे ये बी लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें एग्जैक्ट जो रीजनेबल है? सर लेकिन अर्थव्यवस्था हैं? क्या चौथा क्या है? एक पहला और चौथा। अरे धीरे आराम से। सर सेकंड और थर्ड तो आप सी पे हैं, आप बी पे हैं, आप ए पे। अच्छा ए बी पे। डी क्या है? डी ऑप्शन में क्या दिया है? 3 4 1 4। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन कौन कह रहा है? हाथ उठाओ जरा। हाँ सर नीचे के तीनों लग रहे हैं। तो कह कौन रहा है फिर? हैं? चौथे में तो वर्ल्ड बैंक क्यों बोल रहे हो तुम? मैं बता रहा हूँ। देखो ये सही है, ये दोनों। पहला एक्चुअली में ऑप्शन वैसे ही गलत है। वर्ल्ड बैंक ये सब काम नहीं करता। डिमांड और सप्लाई पे एक्चुअली में आपने पढ़ा था क्या? 3 4 टाइप पढ़े थे ना। एक था एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, मार्केट के बेसिस पे डिमांड और सप्लाई। उसके बाद वैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कौन कर रहा था? सरकार। और सरकार की स्टेबिलिटी को किस में दिया है? तीसरे में। और चौथा कैसे आएगा? इकोनॉमिक कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है किसी की। कहीं भी करेंसी के लेन देन में डिमांड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज के उसका कोई लेना देना नहीं ना अभी तो। वो 4 टाइप जो मैंने बताए थे करेंसी जो हो रही थी, एक तो डिमांड सप्लाई पे था, दूसरा गवर्नमेंट इंटरवीन, एक फ्लोटिंग था, एक फिक्स था ना। बैठ जाओ। फ्लोटिंग, फिक्स और मैनेज्ड। बता दीजिए ना हमें। वर्ल्ड बैंक जब गवर्नमेंट हमारी होगी तो सारी कंट्री की मिलकर ही तो सब डिसाइड करेंगे। वर्ल्ड बैंक का काम है सॉफ्ट लोन देना, डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। सर जब डेवलपमेंट होता है तो वो भी तो इसमें ही इंक्लूडेड होगा। इसमें क्यों इंक्लूड होगा? सर करेंसी किसके बेसिस पे? 4 चीजें पढ़ी ना करेंसी की। एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन किसके बेसिस पे? गवर्नमेंट नहीं, डिमांड सप्लाई। डिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन किसके टर्म पे है? गवर्नमेंट करती है। एक आपने पढ़ा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? डिमांड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा फिक्स्ड रेट कौन कर रहा था? गवर्नमेंट। और तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग, गवर्नमेंट का रोल एक हो गया, और एक हो गया डिमांड एंड सप्लाई का। वर्ल्ड बैंक का कहीं रोल नहीं है ना, आईएमएफ भी कुछ रोल नहीं प्ले करता। किसी करेंसी को ऊपर नीचे करने का काम उनका नहीं।
और तुम वर्ल्ड बैंक क्यों इंक्लूड कर रहे थे दादा? और मैं ये कह रहा था नहीं होगी, मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं होगी मैं ये कहना चाह रहा था। हैं, डर जाते हो। अगला टर्म लिखो एफडीआई एफपीआई में। एफडीआई में निवेशक जो है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। एफडीआई में निवेशक जो है वो जिस फर्म में निवेश करेगा उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। ठीक। और एफपीआई में ऐसा नहीं होता है। एफपीआई में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या हुआ? ग्रेजुएशन हो गई बेटा? है? अभी चल रहा है ग्रेजुएशन? अच्छा, कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर है क्या? बीएससी, बीए? आपका हो गया? आपका अगला लिखो। एफडीआई में निवेश 10% से ऊपर होता है और एफपीआई में 10% से नीचे। 10% क्या? टोटल कंपनी का जो एसेट है, जो वैल्यू है कंपनी की जो वैल्यू है उसके 10% से। 10% से ज्यादा होगा तो एफडीआई, 10% से कम हुआ तो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो। अगला, एफडीआई में निवेशक आसानी से कंट्री छोड़ के नहीं जा सकता। जहां पे इन्वेस्ट किया, मतलब जिस चीजों में, आसानी से उसको छोड़ नहीं सकता। एफपीआई में आसानी से निकल सकता है क्योंकि स्टॉक्स एंड शेयर हुआ, वो बेच के निकल जाएगा। अब जहां पे आप कंपनी में एसेट और कैपिटल एसेट, जमीन और क्या नाम, मशीनी में अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो वहां आसान थोड़ी निकलना है। क्या चीज बताया था ना, आज अंतर लिखवा रहे हैं तो उसमें भी बता दिए। एफपीआई में 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। कहाँ होते हैं? ये डिसाइड कौन करता है? तो सेबी ये सब काम करती है ना, तब कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखेंगे। अब अगला टर्म लिखोगे, एक आता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स, हाँ, पार्टिसिपेटरी नोट्स हिंदी में क्या कहेंगे अरुण बाबू? यार आप लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है ना। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या हुआ? हिंदी बताओ, सामने बुक क्या नहीं मिल रहा है? पढ़ाया तो जा रहा है, तो बीच में गायब थे तो क्या होगा तुम्हें? क्या है? सहभागी नोट, यही लिखा है? नहीं यार, ये टर्म नहीं हो गया, अच्छा टर्म नहीं लग रहा है। लग नहीं रहा है, पर लिखा यही लिखा है। पार्टिसिपेटेड, दृष्टि वाले तो वही लिख दिए हैं उठा के।
हिंदी में भी लिख दिए पार्टिसिपेटरी नोट्स। हिंदी में भी दृष्टि वालों ने पार्टिसिपेटरी नोट्स ही लिखा। वो लिख लो सहभागी नोट, सहभागी नोट्स। तो सहभागी नोट नहीं कहते यार उसको, एक्चुअली कोई टर्म है। क्या उससे ज्यादा ना? सर कितने चैप्टर हो गए? सारे बकरे हो गए, हैं? सारे कर्म हो गए। यस, मेजर ज्यादा तो चीजें कवर करा दिया है मैंने। ये इसमें पढ़ा। क्या हुआ? एक हफ्ते से तुम लोग गायब थे ना, लेकिन सिर्फ बीओपी पढ़ाया मैंने एक हफ्ते में। ये रहा, इन्फ्लेशन पढ़ाया था, हाँ बीच में खींचा था मैंने काफी थे, इस ये चैप्टर चल रहा था। इसमें देखो निवेश कहाँ पे, विदेश व्यापार नहीं थी, इसी से पहले होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये रहा, इसी में देखो होगा। इसी में सारे जाके खोलो, वहां पे मिलेंगे सब। पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होती है, आप जैसे कोई विदेशी को, किसी विदेशी नागरिक को हमारे देश में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, ठीक है। अब हमारे देश में एक रूल्स है सेबी, सेबी जो मैनेज करता है, सेबी कहता है कि हमारे यहाँ रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप हमारे यहाँ निवेश कर सकते हैं। तब जब आप रजिस्टर होंगे तो आप क्यूएफआई और एफआईआई, एफडीआई इन सब के तहत आ जाएंगे। लेकिन पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्या हुआ, आप हमारी कौन बोला? आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, आप रजिस्टर नहीं करना चाहते। यहां कैसे इन्वेस्ट करेंगे फिर? आप क्या किए, जो डिफरेंट क्यूएफआई या एफआईआई हैं उनके थ्रू इन्वेस्ट कर दिए। आप इन्वेस्टर्स तो हैं हमारे यहाँ, लेकिन जो 4 टाइप इन्वेस्टमेंट के हमने बताए थे, एफआईआई, क्यूएफआई और ये सब ना, एफपीआई, अब कोई यहाँ पे रजिस्टर है, मान लिया आलोक यहाँ पे विदेशी नागरिक हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका एफआईआई है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये। अब आपको इन्वेस्ट करना है इंडिया में, लेकिन आपको हमारे सेबी में इन्वेस्ट नहीं करना। नाम क्या आपका? हाँ, प्रीति, प्रीति ना, हाँ ठीक है। प्रीति को इन्वेस्ट करना है हमारे यहाँ, लेकिन वो हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं करना चाहती, तो वो क्या करेंगी, इनके थ्रू इन्वेस्ट करवा देंगी। पार्टिसिपेट कर ली हमारे मार्केट में, वो पैसे भी दे दी, डलवा दी, लेकिन किसके थ्रू? किसी एफआईआई के थ्रू। और एफआईआई किसका चला रहे हैं? ये आलोक चला रहे हैं। अब समझे? नहीं हुआ क्लियर? कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहां जो आएगा, वो हमारे यहां जो सेबी देखती है, सेकेंडरी मार्केट का रेगुलेटर है, नियामक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो जो है जितने भी इन्वेस्टमेंट आएंगे, कुछ भी आएगा, या फॉरेन मिनिस्ट्री या फेरा और फेमा एक एक्ट है दो, उन सब के थ्रू रजिस्टर रहेगा। बट लेकिन जहां पे इन्वेस्टर्स चाह रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन ना करें, और वो ये रूट भी अपना सकता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स वाला। पहले पार्टिसिपेटरी नोट्स में केवाईसी नहीं था, अब लेकिन बीच में एक्चुअली में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला केसेस और टेरर फंडिंग, इन सब की वजह से कई इश्यूज क्रिएट हुए मार्केट में। तो अभी सेबी ने केवाईसी करवा दिया है, नो योर कस्टमर। अब आलोक को ये पता होगा कि प्रीति कौन है, ठीक है। भले वो रजिस्टर नहीं है हमारे यहां, लेकिन इनसे जब पूछा जाएगा इन्हें बताना होगा। यस, समझे? तो वो जो नोट्स, जो जिस बॉन्ड के थ्रू आप हमारे यहां इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगा?
पार्टिसिपेटरी नोट्स, समझ गए? कहीं नहीं समझ में आया तो बताओ। क्लियर? ये फंडा किसका नहीं क्लियर है यार? सिंपल सा ये समझो, जैसे आपको लोन लेना है किसी से, आपके यहाँ आप कोई घर मतलब आपका घर चल रहा है, ठीक है, आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें पैसे की जरूरत है, पैसे आपको चाहिए ही चाहिए, आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट कर दे, इन्वेस्टर्स आके, ठीक है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे कि जो अननोन बन के आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कराना चाह रहे हैं, कि आपसे जो फायदा हो
यार ये बंद हो गया था माइक, उसमें आवाज़ ही नहीं गई होगी फिर तो। ये तो समस्या हो गई। वो निकाल दो यार उसमें से, डोंगल निकाल दो। वीडियो चल रहा है ना जी। दूसरा एग्जांपल है एशियन एफटीए। एशियन कंट्रियों में 10 कंट्रियां हैं एशियन में। एशियन एफटीए ASEAN। एशियन एफटीए, ठीक है ठीक है। अगला लिखो कस्टम यूनियन। अगला टॉपिक एफटीए के बाद एक पीटीए हुआ, दूसरा एफटीए हुआ, तीसरा कस्टम यूनियन। कस्टम ड्यूटीज लगाती हैं वो दस कंट्री आपस में ब्लॉक बनाई है, इनका एग्रीमेंट ऐसा किसी कंट्री का नहीं है। वैसे हमने ब्लॉक लिखवा दिए कौन कौन से ब्लॉक बने हुए हैं ट्रेड के। जैसे बहुत से ब्लॉक बने हुए हैं कंट्री वर्ल्ड में, तो कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक का हमने एग्जांपल लिखवा दिया, उन्होंने आपस में कुछ एग्रीमेंट ट्रेड का कर रखा है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सार्क बना हुआ, साफ्टा उसी का है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। डायमेस्टिक बना, ब्रिक्स बनाना है एक ब्लॉक। इस तरह की चीजें ब्लॉक के काम होता है। आगे हम कौन सा टर्म लिखा है, कस्टम यूनियन। क्या है, सीमा शुल्क संघ। सीमा शुल्क संघ कहते हैं इसको। किसी का नाम होगा तो मत ब्लॉक मानना। कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में देखो ऐसा है कि कई कंट्रियों ने मिलकर एक ट्रेड एग्रीमेंट किया। मान लिया 4-5 कंट्रियों ने मिलकर एग्रीमेंट कर लिया। ये क्लास छोड़ के कैसे जाओगे तुम लोग? ग्रेजुएशन कंप्लीट है तुम लोगों का, तो यहाँ कैसे पढ़ोगे? ऐसे ऐसे बीच में चले जाओगे। यहाँ तो क्लास कंप्लीट करो। कस्टम यूनियन ऐसा यूनियन होगा, मान लिया ये सोनू हो गए, आलोक हो गए, पल्लवी हो गई, अरुण हो गए, ये सब मिलके 4 लोगों ने क्या किया, एक ट्रेड ब्लॉक बनाया, ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। अब ये चारों लोग जो ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसमें से जो बाहर का और कोई बंदा, मान लिया दीपमाला या प्रीति, ये सब अगर इन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहे, ये चारों लोगों के बीच एग्रीमेंट रहेगा कि जो मैं बैरियर लगाऊंगा प्रीति या दीपमाला के साथ, वही आप तीनों और लगाओगे। समझे? मतलब सेम बैरियर, सेम रिस्ट्रिक्शन आप लगाओगे। जो चारों का ब्लॉक बन गया, कोई एक कंट्री लगाएगी, चारों कंट्रियां लगाएंगी। कोई एक्सटर्नल बाहर से आएगा अगर ट्रेड करने इनके ब्लॉक में, तो ये क्या कर दिए, सेम बैरियर। आपका मार्केट अगर एक्सेस कर रहा है, जो हम बैरियर लगाए आप तीनों भी लगा दो। ये तीनों मिलके, चारों मिलके क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट में ये कहेंगे बाहर से अगर कोई आता है तो हम लोग ये बैरियर सबके लिए लागू करेंगे। वो क्या हो गया, कस्टम यूनियन। ये जो ब्लॉक हो गया बना है, ट्रेड का ब्लॉक, ट्रेड एग्रीमेंट का ब्लॉक, ये क्या कहलाएगा, कस्टम यूनियन। समझ गए ना?
समझ आ गया, लेकिन सेंटेंस बनाने में भी दिक्कत होती है ना, यानी सेंटेंस बनाने की आदत रहेगी तो लिख लिया करोगे। कोई बात नहीं, किताब और नोट्स में लिखा है वैसे लाइन। लिखो इसका एग्जांपल, साउदर्न कॉमन मार्केट मरकूजर, साउदर्न कॉमन मार्केट, साउदर्न कॉमन मार्केट। एग्जांपल के तौर पे मरकूजर, MERCOSUR, MERCOSUR, मरकूजर। दूसरा एग्जांपल GCC, GCC गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, GCC गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल लिखिए। चलो अगला टॉपिक लिखो, कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट नेम से सबके लिए सेम रेगुलेशन और सुविधाएं, सब कुछ सेम, किसी के लिए कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, ठीक है। कॉमन मार्केट मतलब सबके लिए सेम सुविधा, सेम रेगुलेशन, कोई स्पेसिफिक किसी के लिए, कोई विशेष व्यवस्था किसी के लिए नहीं की गई है, ठीक है। कॉमन मार्केट पूरी क्लास क्या है ये, कॉमन मार्केट, सबसे सेम वे में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं ना यहाँ पे। अगला लिखो, इकोनॉमिक यूनियन। क्या हुआ, क्या है इकोनॉमिक यूनियन? कॉमन मार्केट का यूनियन क्या है? साझा बाजार कहते हैं कॉमन इकोनॉमी को, और इकोनॉमिक यूनियन को आर्थिक संघ कहते हैं। आर्थिक संघ, आर्थिक संघ में इकोनॉमिक यूनियन में क्या करो, कस्टम यूनियन और कॉमन मार्केट को दोनों को मिक्स कर दो। हाँ, कस्टम यूनियन की प्रॉपर्टी को और कॉमन मार्केट की प्रॉपर्टी को मिक्स कर दो। अब मान लिया कॉमन मार्केट 10 कंट्रियों ने मिलकर बनाया और वहां पे कस्टम यूनियन अप्लाई कर दिया। कस्टम यूनियन में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल से जो बाहर से कोई आएगा व्यापार करने, उसके लिए बैरियर लग जाएगा। तो ये जो दोनों को फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आर्थिक संघ या इकोनॉमिक यूनियन। सेम रेगुलेशन, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सब एक ही जैसे। अब ये हो गया आपका लगभग जो मेजर टर्म्स है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, वो हमने कवर करा है इसमें। अब चलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बने हैं ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बने, वो पढ़ाएंगे। पहला लिखेंगे वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। विश्व व्यापार संघ कहेंगे ना, विश्व व्यापार संगठन ना, विश्व व्यापार संगठन।
अब बताओ किसी को हिंदी इंग्लिश में कहीं समस्या आ रही है? किसको किसको समस्या आ रही, हाथ उठा दे। क्योंकि इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ ज़्यादातर, कुछ टर्म जो हैबिट में है इंग्लिश में बोलता हूँ तो उसकी हिंदी बता दे रहे हैं और समझा आपको हिंदी में ही रहे सबको। कहीं पे किसी को हिंदी इंग्लिश में समस्या आ रही है तो खुल के बताओ, हिचकने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए फीडबैक होगा ना, मैं इंप्रूव करूंगा चीज़ों को किस वे में आप लोगों को डिलीवर किया जाए। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? विश्व में जो व्यापार होता है हर कंट्रियों के बीच में, वैश्वीकरण हो गया है, तो हर कंट्रियां एक दूसरे से कुछ सामान खरीदती हैं, कुछ सामान बेचती हैं, कुछ सेवाएं लेती हैं, कुछ सेवाएं देती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है एक दूसरे की कंट्रियों में, होता है ना। इंटरनेट का जमाना, हर एक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, फ्लाइट से इधर उधर आ भी जा रहे हैं, सामानों का मूवमेंट हो रहा है, हर जगह जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अपने यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से जा भी रहा है। एजुकेशन का ट्रांसफर, कल्चरल चीज़ें एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रही हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई ऐसी संस्था चाहिए जो जहाँ पे किसी के साथ इनजस्टिस हो, किसी कंट्री के साथ रूल्स रेगुलेशन जो पूरे विश्व में हो वो सब एक समान रहे और उनको लागू भी कराया जा सके ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पता चले कोई पावरफुल कंट्री है किसी और कंट्री का दोहन करे। सबके रूल्स रेगुलेशन समान होने चाहिए और किस कंट्री को थोड़ा प्रेफरेंस देना, किस कंट्री को कम प्रेफरेंस देना, किसको फंडिंग देनी है, कहाँ पे ट्रेड करके उनको उनके यहाँ की कंट्रियों को, उनके यहाँ की कंपनियों को बढ़ावा देना, ये सब रूल्स रेगुलेशन कहाँ पे लागू किए जाएंगे? किसके थ्रू? WTO के थ्रू। ठीक है, WTO ये 1995 में एग्जिस्टेंस में आया। इसके पहले एक संस्था थी GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कब बना था? 1947 में, 1947 में। ठीक है, 1947 में और कौन सी बड़ी घटना हुई थी? आजाद हुए थे ना। देश आजाद हुआ 1940 से। 1947 में हम किसके क्या थे? मेंबर थे GATT के। संस्थापक मेंबर कहे जाते हैं। ठीक है, GATT के। और 21 एग्रीमेंट से आया था। विश्व व्यापार संगठन कह रहे हैं WTO के हिंदी में। GATT का ये काम था जो अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको एक समान रखना, किसी एक दूसरे कंट्री के प्रति पार्शियल वे में यूज नहीं करना। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में बार बार आ रहा होगा सर पता नहीं क्या टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कह रहे हैं, आ रहा होगा ना, और आप लोग पूछे भी नहीं इतनी देर से। GATT आया ही है, 1948 से इम्पोज हुआ। WTO 1995 में। बताइए, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर पता है आप लोगों को? टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर
टैरिफ बैरियर वो हो गए जो रूल से अप्लाई किए जाते हैं, मतलब जैसे कस्टम बढ़ा दिया जाए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाए, ठीक है। कोई सामान को लीगली रोका जाए कि नहीं अभी नहीं आने देना हमारे यहाँ, उस पर ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी या टैक्स बढ़ा दिए जाए। इस तरह की बैरियर क्या कहलाते हैं? टैरिफ बैरियर। और नॉन टैरिफ बैरियर, बॉर्डर पे सामान आ गया, ठीक है, तो उसकी चेकिंग और जो डॉक्यूमेंटेशन पेपर है उसे महीनों के लिए होल्ड करा दिए चुपचाप, कि हमारे पास और भी काम में होता रहेगा, लाइन से आओ, होता है ना, कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करो, वो प्रोसीजर फॉलो करो, तब तक सामान जो उसमें पड़ा रहेगा वो उसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सामान जितना देर मार्केट में उतरेगा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कंपनी को लॉस होता जाएगा, होगा ना। जब आपका सामान का पैसा मिलना चाहिए था टाइम पे, तब मिला नहीं, क्योंकि आपने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं ना। जब पैसे आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं कहीं पे, तो क्या समस्या होगी? आप आगे बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करना, इंडिया में एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे। अगर इंडिया ऐसा कर रहा है या कोई और कंट्री ऐसा कर रही है तो वहाँ पे सामान भेजना, तो अगर आपके सामान का बाई वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना टाइम लग रहा है चैनल के थ्रू, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के थ्रू होल्ड करवाया जा रहा है, तो वो क्या हो गए? नॉन टैरिफ बैरियर। इसका कोई मतलब आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब हम किसी से कोई काम करने को कहें जनरल, वो काम कर ना करके 50 बहाने दे, हम करवा सकते हैं क्या काम? करवाया जा सकता है क्या काम? नहीं करवाया जा सकता। हाँ, जैसे तुम लोगों से पढ़ने के लिए कहते हैं, पढ़वाया जा सकता है उन लोगों से जबरदस्ती? क्या पढ़वाया जा सकता है? कैसे? अगले दिन मतलब हमें जेल भिजवाने के ठीक है। इस तरह ये हो गया टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। अब गैट की मीटिंग हुई एक उराग्वे में 1994 में, 1994 में, तो वहां पे एक ट्रीटी हुई, मार्केस ट्रीटी, मार्केस ट्रीटी 1994 में, 1994 में, ठीक है, लिख लो ये सब नाम। उराग्वे, उराग्वे में मीटिंग हुई गैट की 1994 में, वहां पे एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी को क्या कहते हैं हिंदी में? समझौता। हाँ, मार्केस समझौता हुआ, वहां पे ट्रीटी साइन हुई। तो उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया WTO, विश्व व्यापार संगठन, 1995 में, इसी ट्रीटी से, ठीक है। इंडिया दोनों का मेंबर रहा। अब जो है इसके आगे जो इसके टर्म है पैरामीटर्स, वो हम कल पढ़ेंगे। WTO के आगे कल WTO पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, IMF पढ़ेंगे। आप लोग एक बार मिलकर रीड आउट करके आइएगा, ठीक है, इसे रिवाइज करिएगा। हाँ, अभी कुछ चीजें बाकी हैं।